प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है नई जनसंख्या नीति पर संग्राम। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला सूबा बन गया है जिसने नई जनसंख्या नीति को लागू कर दिया है। ये जनसंख्या नीति इस जनसंख्या नीति को लेकर के एक दो धड़े बट गए हैं। एक और जहां लोग इसके पक्षधर हैं तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि दरअसल कौन कौन इसके पक्ष में खड़ा है और कौन इसका विरोध कर रहा है और क्यों। बड़ी बात यह है कि यूपी सरकार ने ये जनसंख्या नीति बनाई है और कल यानी कि इस रविवार को बीते हुए कल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका आगाज भी कर दिया है। ये जनसंख्या नीति अगले एक दशक तक के लिए होगी, यानी कि 10 साल के लिए होगी। इसको लेकर के दो धड़े जो बटे हुए आरएसएस ने इस पर मुहर लगा दी है और इसको सही ठहरा दिया है। लेकिन वहीं उनका जो अनुषांगिक संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसने आपत्ति दर्ज कर दी है। इतना ही नहीं, मुस्लिम वर्ग से हमेशा की तरह इस पर आवाज़ें आने लगी हैं। मुस्लिम वर्ग के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसके साथ साथ में बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है, जेडीयू के नीतीश कुमार ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार का साफ कहना है कि अगर महिलाओं को पहले शिक्षित करना चाहिए, महिलाएं अगर शिक्षित हो जाएंगी तो जनसंख्या अपने आप कम हो जाएगी। और उधर विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि एक बच्चे की नीति उचित नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में शशांक यादव जी जुड़ चुके हैं, विधायक है। बहुत स्वागत है शशांक यादव जी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। नरेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, संघ विचारक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है नरेंद्र जी। और सीधा रुख करेंगे नरेंद्र जी का। नरेंद्र जी, आप संघ ने तो इस पर मुहर लगा दी है, ये जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति बनी है उसको लेकर के, लेकिन तमाम धड़े इसका विरोध भी कर रहे हैं, तमाम हिंदू संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी अच्छी है ये नीति, क्या या इसमें और कुछ बदलाव किए जाने की गुंजाइश है? आपकी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना है कि हमारे जो संघ के स्वयंसेवक हैं वो प्रतिदिन अपनी प्रार्थना में ऐसा बोलते हैं, परम वैभवम नेत में तत्व राष्ट्रम, भारत माता की जय। भारत माता की जय करने के लिए और परम वैभव के स्तर पर पहुंचाने के लिए हमें वो सारे रास्ते अपनाने होंगे जो विकास के लिए आवश्यक है, दुनिया की दौड़ में और दुनिया के साथ चलने के लिए आवश्यक है। अब दुनिया में जिस प्रकार की स्थिति है विश्व में, भारत की जन्म दर अधिक होने के कारण से और भारत में उत्तर प्रदेश की जन्म दर अधिक होने के कारण से विकास की दौड़ में हम पीछे रह जा रहे हैं। बहुत सारी बाधाएं आती हैं, भूमि की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, अन्य तमाम प्रकार की जो सुविधाएं सरकार मुहैया कराती है वो सब बाधाएं बनती है। ऐसी स्थिति में समाज में हम काम करते हैं और समाज के साथ सहयोग करके और विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से ये आवश्यक है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से ऐसा आह्वान भी किया था, पर इसमें ऐसा है कि समाज का सभी का सहयोग अपेक्षित है। ऐसा नहीं हो सकता कि समाज का कोई एक वर्ग केवल उसको जनसंख्या नियंत्रण की नीति को अपनाए और एक वर्ग ये कह दे कि ये तो ऊपर वाली की देन है, उसी की मर्जी से सब कुछ होना है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। विकास के लाभ सबको चाहिए, लेकिन विकास में हम सहयोगी नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होगा। विकास में सहयोगी बनने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ आना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही मानना है और इस
में सहयोग करके जैसी जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश में बनी है, भारतवर्ष में भी सर्वाधिक जनसंख्या 3.1 की उत्तर प्रदेश में है। ये नियंत्रण में आए तो विकास में निश्चित रूप से अच्छा सहभागी होगा उत्तर प्रदेश, ये मानना है। जी प्रदीप जी। जी शशांक जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से विकास में बाधा पड़ रही है, विकास नहीं हो पा रहा है। नियंत्रण शब्द इस्तेमाल करते हैं, जनसंख्या का नियंत्रण करना है तो जाहिर सी बात है कि आपने ये भी तय किया होगा कि आपको जनसंख्या कितनी रखनी और कितनी रखने की ड्राफ्ट है वो तय करता है कि हमें अपनी जनसंख्या को कहां पर ले जाके स्थिर करना है। हमारे जो संघ के साथी कह रहे हैं टीएफआर यूपी का 3.1 नहीं है 2.6 है, जो कि कुछ यूपी के पॉलिसी उसमें दे रखा है। जो ड्राफ्ट बिल में जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जारी किया है वो 2.6 और 2.7 के बीच का है। इस स्थिति में ऑलरेडी हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक इकलौता देश है जहां पर एक बीच के इमरजेंसी पीरियड को छोड़ दिया जाए, वरना बिना कोई कोअर्सिव मीन्स अप्लाई हुए, बिना कोई ताकत अप्लाई, आज की तारीख में 22 राज्यों में हम टीएफआर से नीचे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो आदर्श माना गया है वो 2.1 का माना गया है, ताकि जो एक जोड़ा है वो जितना जोड़ा है उतने ही बच्चे हों, तब इसको पॉपुलेशन का माना जाता है। आदर्श स्थिति ये होती है कि ये एस्टेब्लिश हो, और ऑलरेडी 22 राज्य इसको कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति में ये जरूर है कि ये नेशनल एवरेज से ऊपर है, 2.6 या 2.7 के बीच में ये जो चल रहा है इसमें। लेकिन खुद जो भारतीय जनसंख्या का जो राष्ट्रीय नियंत्रक है वो मान रहे हैं कि 2025 तक हम 2.2 तक ऑलरेडी पहुंच जाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी कमी है, एक चीज अच्छी बात है कि पॉलिसी ड्राफ्ट में इन मैटर्स को छुआ गया है कि अभी भी हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से परिवार नियोजन के लिए केवल 5 आदिम तरीके के ही जो कंट्रासेप्टिव्स है उनका इस्तेमाल हो रहा है, जबकि बगल में बांग्लादेश है और भूटान है, नेपाल, यहाँ तक कि श्रीलंका में वहां पर 7 से 8 किस्म के कंट्रासेप्टिव्स को यूज करने का जो है वहां पे पब्लिक में पॉपुलर हो चुका है। और इस पॉलिसी ड्राफ्ट में सब चीजें ठीक है। विश्व हिंदू परिषद के अपने ऑब्जेक्शंस हैं अपनी जगह पर, और उन्होंने अपना इस ऑब्जेक्शन अपना एक बाकायदा लिखित अपना प्रतिरोध जो है अपना आरोप दाखिल भी किया है, ऑब्जेक्शन अपना दिया है सरकार को। इसमें जो सबसे एक चीज जो जिसपे गवर्नमेंट को रिव्यू करना चाहिए वो इस बात का है, उन्होंने कहा कि सर सरकारी जॉब हम नहीं देंगे 2 से ज्यादा बच्चे जिसके हैं। ये पॉलिसी कमजोर और पिछड़े वर्गों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि सरकारी नौकरियां वैसे भी कम होती जा रही हैं और जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वहीं पर जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता भी है। तो मेरे हिसाब से इसमें सजेशंस को लेते हुए एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए, और 1.9 का जो टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, किसी भी रूप में तार्किक नहीं है। क्योंकि 1.9 के टारगेट को रखते ही चीन ने ट्राई किया, दूसरे देशों ने ट्राई किया। हमारे यहाँ ऑलरेडी 22 से 23% सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, और अगर 1.9 का आप टीएफआर लेके चलोगे, टारगेट अपना 10 साल के लिए ये बनाओगे, तो बुजुर्गों की इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी कि आपको एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलानी पड़ेगी। लिहाजा मेरा मानना है कि जल्दबाजी ना करे सरकार, इसमें विशेषज्ञों की राय ले इसमें, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो इसमें ये होनी चाहिए कि उन बयानों पर भी रोक लगनी चाहिए जहां पर वो कहते हैं कि हमें जो है 4 बच्चे और 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस टाइप की चीज होनी चाहिए कि जनसंख्या के एक्सप्लोजन को रोकने की जरूरत है जहां पर। जी ठीक है, हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है संजय गुप्ता जी आपका भी। और संजय जी, हम संजीव कौशिक के पास जाए उससे पहले आपके पास आएंगे। कांग्रेस क्या सोचती है इस नई जनसंख्या नीति को लेकर के? अभी से पूर्व वक्ता कह रहे थे,
हमें बहुत सोच विचार के इसके अंदर लोगों से ओपिनियन लेकर समझ बूझ के साथ इसको लागू करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून अपने आप में एक अच्छी चीज है, मगर कहीं इसमें ये देखना भी जरूर आवश्यक है कि कहीं इसके अंदर किसी खास वर्ग को या किसी अलग तरीके से इसमें लोगों को परेशानी पैदा ना हो। हमें समझना पड़ेगा कि तमाम वर्गों को इसका लाभ मिल सके, और इसकी एक डेट फिक्स कर देनी चाहिए कि इस डेट के बाद से उसको लागू करना चाहिए। अब इसको पीछे से करने जाएं तो मैं समझता हूँ इसमें कई तकलीफें होंगी। और मैं भी एक दूसरी बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू होने जा रहा है, और वहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के जब परिवार ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो कैसे उनकी परेशानियों और तकलीफों का वो अंदाजा लगा पाएंगे। अब ये बात प्रधानमंत्री साहब पे भी कही जा सकती है, मगर मैं उतने नीचे स्तर पे जाने की बजाय मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सोच समझ के इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अच्छा कानून है, मगर अच्छे कानून को भी लागू करने से पहले हमें उसके बारे में पूरा एक लोगों का कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, चर्चा का अवसर देना चाहिए। मैं इसके अंदर ये बात रखना चाहता हूँ कि इसको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के लागू करिए। जल्दबाजी में इसमें इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, ठीक है। संजीव कौशिक जी, क्या कहेंगे आप? आपने सारे राजनीतिक लोगों को सुना, आपकी राय? बार बार कहता हूँ कि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है, और जो टाइमिंग चुना गया है निश्चित तौर पे कई सवाल खड़े होंगे और होना भी चाहिए। पक्ष की तरफ से जिस तरह से ये बात सामने आई, कई बातें हैं। हमसे पहले यादव जी ने जिस तरह से प्रकाश डाला कि देश की फर्टिलिटी रेट क्या है और उत्तर प्रदेश की क्या है, मैं समझता हूँ कि इस पर चर्चा करना, इसको दोहराना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आप जब नज़र डालेंगे पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के जनसंख्या के बारे में और फर्टिलिटी रेट के बारे में जब नज़र डालेंगे, तो आपको दिखेगा कि जहाँ शिक्षा बेहतर है वहाँ रेट भी बेहतर है। जहाँ शिक्षा कम है, जहाँ लोगों में एक तरह से बेरोजगारी है, शिक्षा का दर कम है, वहाँ ज़्यादा है। हम समझते हैं कि यदि इस तरह की कोई नीति, कानून क्या नीति लाने की बात हो रही है जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस बात पे ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि महिलाओं को हम शिक्षित करते हैं, यदि उस वर्ग को जो अशिक्षित है उस वर्ग को शिक्षित कर देते हैं, तो स्वतः अपने आप इस पे लगाम स्वाभाविक है। और हमने देखा भी, जहाँ तक एक खास समुदाय की बात होती है और टारगेट लेकर के चर्चा की जाती है बार बार, आंकड़े ये भी बताते हैं कि उनके फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट आई है। हिंदुओं की अपेक्षा उनमें ज्यादा गिरावट आई, लेकिन फिर भी वो हिंदुओं की अपेक्षा ज्यादा है, ये देखने में आता है। निश्चित तौर पे हमें लगता है कि इसके लिए जिस तरह की नीति बनाई जा रही है, आप तो एक हम देख रहे थे कि किस तरह से यदि आपके पास बीपीएल कार्ड धारकों के यदि बच्चे होते हैं, लड़की होती है तो उसको किस तरह से 1 लाख, लड़के होते हैं तो 80,000 एक होते हैं, तो ये तो एक तरह से जाति है। आप ये कोई नीति नहीं बना रहे हैं, आप उन लोगों के ऊपर जाति कर रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं कि आप क्या यही कानून उन लोगों पे भी लागू होगा जो मजबूत है? क्या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर की बात होगी? तो ये प्रेशर वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि जो चर्चा चल रही है, ये चर्चा, इस चर्चा के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सर पे है, आगामी 6 महीनों में इलेक्शन सामने है, और इस तरह की जब चर्चाएं होंगी तो जाहिर सी बात है कि हम जो 2 पक्षों की बात कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर स्वाभाविक है उनका जिक्र होना है, इसमें आना है। एक वो भी पक्ष है जो लगातार अपनी दलीलें दे रहा है कि नहीं, हम ईश्वर की संतान को हम रोक नहीं सकते, या फिर उन्हें आज जितना आना है उसे आने देना चाहिए, उस पर कोई कानून नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन यह भी हम माने कि हम अपनी बात यदि कर रहे हैं, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण है, फिर भी हम 5 भाई बहन। समय के हिसाब से धीरे धीरे जब जागरूकता आती है, पढ़ाई लिखाई और लोगों में शिक्षा का स्तर जब उच्च होता है, तो अपने आप अब लगता है कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है। तो इस तरह से स्वतः जब जागरूकता आती है, विकसित होता है, तो समाज अपने आप में इस पर कंट्रोल लाने का प्रयास कर रहा है और उसमें सफलता भी मिल रही है। जो दर बताई जा रही है, जो राष्ट्र की दर है फर्टिलिटी रेट, यदि कम करने की बात हो, हमने बार बार सारे लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि चाइना का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से वहां असंतुलन की बात हो गई है, और अब पहले की नीतियां और अब की नीतियों में कितना बदलाव किया गया। बदलाव आ गया, ठीक है संजीव जी, बदलाव आ गया, ठीक है संजीव जी। चाइना ने को भी मजबूर होना पड़ा है अपनी पॉलिसी को रिव्यू करके दोबारा से नई पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए। नरेंद्र जी के पास चलते। नरेंद्र जी, सवाल कई हैं। सवाल ये है सबसे बड़ा कि आपके सहयोगी दल
जो सबसे पहले तो बीएचपी ने इस पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्या कहेंगे आप? कि पैनल में उपस्थित सभी जितने बंधु हैं वह सब जनसंख्या के बढ़ते हुए स्थिति को लेकर के चिंतित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उस संबंध में कानून कैसा बनना चाहिए, इसके बारे में अपनी अपनी बात सभी कह रहे हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है, उसको पोर्टल पे डाला गया है और सभी से सुझाव मांगे गए हैं। अभी कोई कानून तो बन नहीं गया है, सुझाव सभी से मांगे गए हैं और आगे के लिए भी ये विचार करना आवश्यक है कि हमको कहाँ तक इसको लेके जाना है, किस रेट तक हम इसको लेकर के जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें। नरेंद्र जी, मसौदा तो ऑलरेडी तय हो नहीं नरेंद्र जी, मसौदा तो ऑलरेडी तय हो गया है कि अगले 10 साल तक के लिए ये बनेगी पॉलिसी। सवाल ये उठा कि जो आपके अनुसांगिक संगठन है वही इसका विरोध कर रहे हैं। सही है, कानून क्या बनेगा, उसमें क्या संशोधन होंगे इस मसौदे में, यह भी देखने की बात होगी। बाकी जो टाइमिंग की बात कही जा रही है, वो टाइमिंग क्या, टाइमिंग के कारण से कोई विकास तो रुक नहीं जाएगा। काम तो करना ही पड़ता है समाज के हित के लिए, चाहे जो कानून लाए जाए विकास के लिए तो नहीं। नरेंद्र जी, सवाल ये उठा ना कि हर पार्टी खाली देश का विकास करने की बात करती है और आप भी कह रहे हैं देश का विकास रुक गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो डेमोग्राफी है वो एसेट भी है, लेवलिटी होने की जगह एसेट है जैसे जी। और यह विषय सभी को पोर्टल पर, लेकिन नरेंद्र जी, लेकिन हम उस एसेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सवाल नंबर 1, हम क्यों नहीं उनको शिक्षित कर पाए? अभी तक आजादी हमको मिले हुए 76 साल से ज्यादा हो गई, हम अभी तक हमारे पास 25 से 30% लोग अभी भी अनपढ़ हैं, हम क्यों नहीं उनको एजुकेट कर पाए? तो क्यों नहीं एजुकेशन पर काम हो रहा है? नहीं, इसके पहले शिक्षा नीति भी आ चुकी है और ये बात भी सही, अभी पूर्व वक्ता एक बहुत अच्छी बात कही कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, लोग शिक्षित होंगे, तो अपने आप वह विषय उनके सामने आता जाएगा कि हम परिवार वही नरेंद्र जी, बात वही है ना, जैसे सबसे कम एफटीआर जो है वो केरल में है और केरल 100% लिटरेट है, इसीलिए वहां पर तो जनसंख्या नियंत्रण में है ना सर। तो क्यों नहीं पहले आएंगी कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण में हमारा कोई सहयोग नहीं होगा, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऊपर वाले की मर्जी है, इस पर तो रोक लगनी चाहिए ना। इससे तो सभी लोग सहमत हैं। नहीं, उस पर डेफिनेटली उस पर रोक लगनी चाहिए। आप बिल्कुल सही करें नरेंद्र जी, इस तरीके के बेतुके बयानों पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि जनसंख्या जी। वो भी सिंधु परिषद के कोई इसमें वक्ता होते, वो अपनी बात निश्चित रूप से रखते, उनकी चिंता भी जायज है। ऐसा नहीं है कि समाज का एक वर्ग जी इसमें अपना भागीदार बने और दूसरा वर्ग कहे ये तो ऊपर वाले की देना, ऐसा भी नहीं चलेगा। नहीं, वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, हम उसकी जन्म दर कम हुई है लेकिन अभी भी निश्चित रूप से उन्हीं में जन्म दर की अधिकता है, तो उस पर क्या अलग से विचार करने की आवश्यकता है? बिल्कुल ऐसे समाज नहीं। सवाल नरेंद्र जी, बिल्कुल नरेंद्र जी, एक आपके और सहयोगी दल हैं जेडीयू बिहार में, जिनके सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि ये नीति सही नहीं है, सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, तो ये जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। का प्रसार और सभी लोगों में शिक्षा की पूरी भावना हो फैल जाने के पश्चात ही हम उस स्तर पर पहुंच पाएंगे जहां पर विकास के सारे मानदंड हम पूरे करेंगे। जहां तक माननीय नीतीश जी के बारे में आपने पूछा है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओर से इस पैनल पे बैठा हूं, किसी भी राजनीतिक प्रश्न का और नीतीश कुमार जी के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात ठीक बात है कि निश्चित रूप से बगैर शिक्षित हुए सारी वे चीजें जो हम चाहते हैं कि पूरी हो जाए वो पूरा होना संभव नहीं है। अभी ड्राफ्ट बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, जो भी उसमें अपनी बात कहना चाहते हैं, जो भी सुझाव देना चाहते हैं, वो जाना चाहिए और उसमें अपेक्षित संशोधन भी होना चाहिए। जी आप संघ से हैं, बड़ी विनम्रता से आपसे की जाना चाहेंगे। आप तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि धर्म पहले है, धर्म रहेगा तो संस्कृति रहेगी, संस्कृति रहेगा तो देश रहेगा।
तो क्यों नहीं आप लोग शिक्षा पर जोर देते हैं कि शिक्षा बढ़ेगी तभी देश बचेगा? तो है नहीं प्रदीप जी, धर्म का मतलब, धर्म का तात्पर्य तो कर्तव्य से भी है ना, और कर्तव्य में वे सभी कर्तव्य हैं जी जी जो आवश्यक हैं समाज के लिए। उनमें शिक्षा भी है, उसमें स्वास्थ्य भी है, सभी सारी चीजें समाहित हैं। नहीं सर, लेकिन हमारे यहाँ जो आम जनमानस की बात करें तो धर्म का मतलब वो मंदिर में पूजा पाठ करना ही मानता है या मस्जिद में बाग देने को ही धर्म मानता है। तात्पर्य कोई पूजा पद्धति नहीं है, धर्म का तात्पर्य यही है कि हम अपने कर्तव्य का निश्चित रूप से सम्यक पालन करें। हमारा क्या धर्म है पिता के रूप में, हमारा क्या धर्म है पुत्र के रूप में, हमारा क्या धर्म है अध्यापक के रूप में, ये सब कर्तव्य से ही परिलक्षित है। और निश्चित रूप से अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हम धार्मिक ही कहलाएंगे। अच्छा सर, ये एक सवाल ये भी उठ रहा है, हमारे पूर्व प्रवक्ता ने भी कहा कि इससे जिस वर्ग के लिए कहा जा रहा है उस वर्ग का तो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन दलित और पिछड़ों का ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। जाना चाहिए कि इसमें किस वर्ग को अपेक्षित कितना नुकसान होने की आवश्यकता है, इस पर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी, चाहे वो किसी वर्ग के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, ऐसे किसी वर्ग विशेष को कोई भी हानि न हो, ये भी देखना। और ये देखने की बात तो ही है प्रदीप जी, देखिए अब अगर जनसंख्या ज्यादा है तो हमको स्वास्थ्य की चीजें कम मिल पाएंगी, हमको रहने के लिए आवास कम मिल पाएंगे। ये आपकी बात बिल्कुल जायज है नरेंद्र सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जनसंख्या विस्फोट की वजह से ही सारी समस्याएं हैं, हर जगह लाइन देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यही है ना कि अगर आप सरकारी नौकरी से वंचित कर देंगे, सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे, जो इसका पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे में एक बड़ा हिंदू वर्ग इससे वंचित हो जाएगा। चिंता ये भी सता रही है हिंदुओं को। के लिए कुछ न कुछ तो उपाय खोजने होंगे। अब वो उपाय क्या होंगे वो सभी को सरकार को सुझाव देने की आवश्यकता है। पब्लिक डोमेन में वो आया हुआ है, सभी को देना चाहिए कि ऐसा किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी आप दलित वर्ग की और उस समाज के कमजोर वर्ग की भी बात कर रहे हैं जिनको नुकसान होने की आवश्यकता है, वो अशिक्षा के कारण से ही है। अगर उनको हम शिक्षित कर लेते हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार उनमें हो जाता है, तो वो भी ये जनसंख्या नियंत्रण की ओर अपने को पाएंगे और विकास के दौर में वो भी सहभागी बनेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस दिशा में पूरे संपूर्ण देश में आप उससे परिचित हैं प्रदीप जी, बहुत बड़ा काम चल रहा है उनके बीच में। इस बात को लेकर हम लोग जा भी रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे बढ़ सकती है, उनको निःशुल्क शिक्षा कैसे मिल सकती है, बहुत सारे माध्यमों से संघ का सेवा का काम उनके बीच में भी चलता है। अब सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, सबकी अपनी सीमाएं हैं। सर नरेंद्र जी, ब्रेक का समय हो गया, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे और समझना चाहेंगे कि क्यों नहीं ये पॉलिसी पूरे देश में लागू की जा रही है और क्यों सिर्फ इसे पंचायत तक सीमित किया गया है, क्यों नहीं विधायक और सांसदों पर इसको लागू पहले किया गया, जिससे कि नेता इसको अडॉप्ट करते इस पॉलिसी को तो पूरा देश स्वतः स्फूर्ति से इसको अडॉप्ट कर लेता। नहीं, आप तो पूरे देश के विश्व के बड़े नहीं, आप तो पूरे देश के विश्व के बड़े संगठन के रूप में जाने जाते हैं सर, और आपका सरकार पर, केंद्र सरकार पर भी पूरा प्रभाव है। वाले संसद के सत्र में गोरखपुर के सांसद जी एक प्राइवेट बिल जनसंख्या नियंत्रण पर अखिल भारतीय रूप में लाने के लिए वो करने वाले हैं और उस पर संसद में भी चर्चा होगी। और वास्तव में ये कानून तो अखिल भारतीय ही बनना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। ये आपने अच्छी बात की कि ये आपने अच्छी बात है कि आप भी मानते हैं कि इस कानून को अखिल भारतीय रूप में बनना चाहिए और सबसे पहले सांसद और विधायकों पर इसको लागू करना चाहिए कि वो चुनाव लड़ने से डिबार हो जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि इसको केंद्र के द्वारा बनाया जाना चाहिए। हालांकि ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसमें पहल किया है, शायद केंद्र की सरकार इसमें रिएक्शन देखना चाहती हो और आगामी सत्र में जैसा नरेंद्र जी कह रहे हैं कि एक बिल लाया जाएगा, प्राइवेट बिल एक लाया जाएगा और उस पर चर्चा किया जाएगा। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक जी का रुख करेंगे। शशांक जी, आपकी पार्टी के सांसद जो हमेशा ही विवादित बयानों से घिरे रहते हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब का कहना है कि ये तो अल्लाह की नियामत है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर साध्वी प्राची बोलती है कि औरतों को 5 के किसी भी पॉलिसीज बेटर पे पॉपुलेशन को लेके शफीकुर रहमान बर्क साहब क्या कह रहे हैं, वो एक सांसद के रूप में कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ये लाइन नहीं है। वो सर, वो आपकी कह पार्टी रहे के हैं। सर, वो आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनको टिकट दिया। आपकी पार्टी के सांसद, आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। कहीं मतलब पर ये भी इसको पार्टी का बयान ना, मतलब ये इसको पार्टी का बयान ना माना जाए क्या? उनसे पूछा गया, उन्होंने अपनी चीज, मैं जो जिस चीज को जी। मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं, लेकिन क्या आप उनके नहीं, लेकिन क्या आप उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं पॉपुलेशन पर कर रहा हाँ, हूं, तो लेकिन पॉपुलेशन जिस तरह से- नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उसी पर बात करिए, लेकिन आप सब मैं आप उसी पर बात करिए, लेकिन आप शफीकुर रहमान बर्क के जी नहीं, आप इत्तेफाक रखते हैं, आपकी पार्टी इत्तेफाक रखती है कि नहीं? जी कि पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट की बात जी। जो हमारे आरएसएस के साथी अभी बोल रहे थे नरेंद्र जी, पहली बात तो मैं इस टर्म से ही इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप वैज्ञानिक बात करिए, राजनीतिक बात मत करिए। किसी भी जनसंख्या विशेषज्ञ ने भारत की स्थिति को अब जनसंख्या विस्फोट की श्रेणी में रखना बंद कर दिया। जी और कहीं पर भी जी और आज नोट कर लीजिए मेरी बात को, जो मैथमेटिकल हम लोगों ने फॉर्मुलेशन निकाला आईआईटी के साथी थे और दूसरे साथी से, आज की तारीख में 1 अरब 35 करोड़ जो आपकी आबादी है, अगर कुछ भी ना करे गवर्नमेंट, कोई चीज ना करे और जो मौजूदा चल रहा है दर, तो आप 2100 में आपकी आबादी रह जाएगी मात्र 1 अरब 1 करोड़। आप डाउन में जा रहे हैं पॉपुलेशन को। और आपके अगर जी नहीं, ये बात तो सच है। नहीं शशांक जी, ये बात आपकी सच है। सवाल नियंत्रण में जो जी। 1 पॉइंट टोटल फर्टिलिटी रेट रखा है, 10 साल बाद अगर इसको बिल्कुल ईमानदारी से लागू कर दिया गया, तो आपके यहाँ सीनियर सिटीजन की संख्या 10 से 15% बढ़ जाएगी। और सीनियर सिटीजन यानी कि 60 साल से ऊपर वाले लोग, नौजवान कम होंगे, सीनियर्स बढ़ते जाएंगे। हमारे यहाँ मृत्यु दर शशांक जी, हमारे यहाँ मृत्यु दर भी बहुत अधिक है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं है। 67 साल सिर्फ उम्र है, औसत उम्र है भारतीयों की। के आधार पर बोल रहा हूँ, या तर्क के लिए शशांक जी, मैं भी तथ्यों के आधार पर ही मैं भी शशांक जी, मैं भी तथ्यों के आधार पर ही बोल रहा हूं। आप भी जानते हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 67 साल है।
की स्थिति आपको बयान कर रहा हूं। अगर जन्म दर और मृत्यु दर जो वर्तमान रूप में चल रही है इसी रूप में चलती रहेगी और पॉपुलेशन कंट्रोल को लाने के लिए आप 1.9 का TFR आप लाएंगे तो सीनियर सिटीजन की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके लिए आपका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास अभी कोविड हुआ, आपके पास बेड्स अभी पूरे नहीं हो पाए, बुजुर्गों के बच्चे बाहर काम करते हैं, बुजुर्गों को सोशल सिक्योरिटी देने वाले लोग नहीं है, बुजुर्ग मर जा रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, 3-3 दिन बाद लाशें मिलती हैं। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जनसंख्या नियंत्रण एक अच्छी चीज है। शशांक जी, आपकी चिंता से मैं पूरी तरीके से बच्चों की शिशु मृत्यु दर कम हो ये ध्यान रखने के लिए, महिलाओं की शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा की आवश्यकता है। ये केवल चंद दिन में। शशांक जी, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आप जानते हैं इस बात को, लेकिन फिलहाल हम जनसंख्या नीति की बात करें। आप इतना तो मानेंगे कि शशांक जी सवाल सुन लीजिए, आप सवाल नहीं सुन रहे, सवाल सुन लीजिए। जनसंख्या विस्फोट है वर्तमान में, इससे तो आप इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि पूरे नहीं आप सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट इट। हमारे पास पूरे विश्व की भूमि है मात्र 2.8%, जो विश्व की पूरी जमीन है उसमें हमारे पास मात्र 2.8% है, लेकिन हमारे पास वर्तमान में पॉपुलेशन है विश्व की 18%। आपको नहीं लगता कि यह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है? आपके पास जो हल है, आप एकदम से जनसंख्या को खत्म नहीं कर सकते। जो जनसंख्या चल रही है, इसी जनसंख्या में तो आप चाहेंगे कि जनसंख्या कम से कम हो, कम से कम बच्चे पैदा हो, लेकिन इतने कम भी ना हो कि बुजुर्गों की गिनती बढ़ जाए। मैं आइडियल पॉपुलेशन रेट जो पूरी दुनिया के पूरे विश्व के विशेषज्ञ मानते हैं कि 2.1 है। जनसंख्या स्थिर रखना ही किसी भी सभ्य और होशियार समाज की एक अकलमंदी होती है। जी। वेस्टर्न कंट्रीज में जब उन्होंने 1.6 और 1.7 का TFR ले आए तो आज इसीलिए जो माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों की उनको जरूरत पड़ रही है। जापान में आज की तारीख में 30%। बिल्कुल ठीक करें, एग्रीड। जापान सबसे बुजुर्गों का देश है, उससे भी एग्रीड कर रहे हैं। जितनी बात आप करें सबसे एग्री करें, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि क्या जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी नहीं है? आप उसको विस्फोट कह जा रहे हो, मैं कह रहा हूं जनसंख्या ऑलरेडी नियंत्रित है। और जो प्रजनन क्षमता प्रदूषण के कारण लगातार कम हो रही है, मैं वैज्ञानिक तथ्यों की बात कर रहा हूं। आने वाले दिनों में स्पर्म काउंट जो है लगातार पुरुषों के, भारतीय पुरुषों के कम होते जा रहे हैं। भारतीय पुरुषों की ठीक है, जो प्रदूषण ठीक है शशांक जी, आपका जवाब मैं नरेंद्र जी से ले लेता हूं। जी नरेंद्र जी, जिस तरीके से हमारे यहाँ पॉल्यूशन फैल रहा है, दूसरी दिक्कतें हो रही हैं, उससे हमारी जो क्षमता है, प्रजनन क्षमता है, वो काफी कम हो गई है और ऐसे में जनसंख्या ऑलरेडी कम हो रही है। 2011 की जनसंख्या की जो गणना हुई थी वो उदाहरण हमारे सामने है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों में ही कम होता जा रहा है। पहले हमारे यहाँ, हम अपने पिताजी की बात करें तो 11-11 बच्चे हुआ करते थे, 14-14 बच्चे हुआ करते थे, फिर हम 7 से 8 पर आए और आज 4 से 5 पर आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी इस तरह से कम हो रही है? नरेंद्र जी, हमारा कहना यह है कि अभी प्रशांत जी ने बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों का उल्लेख किया है। ये सभी तथ्य उनको पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जो मसौदा है उनको भी अपने विचार वहां भेजने चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक निश्चित दल ही उसमें दे। सभी का स्वागत है, सभी को जाना चाहिए उस पोर्टल पर। और अगर अखिल भारतीय स्तर पर संसद के सत्र में रवि किशन जी प्राइवेट बिल इस पर लाने वाले हैं तो उसमें भी सभी दलों को सहभागी होना चाहिए। सर प्राइवेट बिल क्यों, सरकारी बिल क्यों नहीं? चला है मुझे नहीं आप तो सर, आप मैंने पहले भी कहा, मैंने पहले भी कहा, आपका जो संगठन है वो विश्व स्तरीय संगठन है, पूरा प्रभाव है सरकार पर आपका। अरुण कुमार जी नए मीडिएटर बनाए गए हैं, उनके जरिए आप सरकार तक संदेश भेजिए ना कि केंद्र सरकार इसमें ये बिल लेकर के आए।
तो अच्छा सर मैं ये कह रहा हूँ आपका संगठन तो सर मैं ये कह रहा हूँ आपका संगठन तो पूरे विश्व का संगठन है और बहुत शानदार काम करता है। और क्यों नहीं आप अब जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं कहते कि वो सरकार से कहे कि वो इस तरह के बिल लेके आए? जिससे कहना होगा या जिससे बातचीत करनी होगी अपने स्तर पे हम लोग इस पर चर्चा भी करते हैं। और हमारे माननीय सह सरकारवाह अरुण जी को अब ये दायित्व समन्वय के लिए भाजपा के लिए दिया भी गया है। उन तक ये बात निश्चित रूप से हम लोग पहुंचाएंगे कि ये सरकारी बिल भी आना चाहिए। बिल्कुल ये आपने बहुत ईमानदारी से बात की कि पहले बिल्कुल ये आपने बहुत ईमानदारी से बात की कि पहले केंद्र सरकार का बिल आना चाहिए, उस पर कानून बनना चाहिए जिससे कि सांसद और विधायक भी इसको लागू पर उन पर भी लागू किया जा सके और देश में एक बड़ा संदेश भेजा जा सके। बने रहिए सर, आपके पास दोबारा से आएंगे। संजय गुप्ता जी, आपको ये डर क्यों सता रहा है कि ये जो मसौदा तैयार किया गया है वो मुसलमानों का तो कम नुकसान करेगा, हिंदुओं में दलित और पिछड़ों का नुकसान ज्यादा करेगा? नाम नहीं लिया मगर मैं जरूर ये तय कहना चाहता हूँ कि ये विषय इतना सरल नहीं है, गंभीर विषय है, इसके अंदर जटिलताएं हैं। उन जटिलताओं को हमें समझना पड़ेगा। जब हम सरकार में है तो इस बात को हमें एसेस करना पड़ेगा। मैं सुन रहा था पूर्व वक्ताओं को बहुत अच्छे से विचार आए, उन विचारों में ये बात भी थी कि क्यों उसके अंदर माध्यम सिर्फ एक दंड की कार्रवाई हो, क्यों उनके साथ जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनके साथ दंड का ही केवल प्रावधान हो। संजय जी इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं, संजय जी इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ आपको सुविधाओं से वंचित किया गया है। आप किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा जी। अगर आप कोई नियम नहीं मानेंगे तो आपको सुविधाओं से नहीं सर, अगर आप कोई नियम नहीं मानेंगे तो आपको सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है ना। आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो आप उसको थोड़ी सजा तो देते ही है। अगर हम जो राइट टू एजुकेशन का बिल कांग्रेस ने पास किया था, क्यों उसको प्रभावी तौर पर पिछले 7 सालों के अंदर लागू नहीं किया गया? क्यों उन्होंने कहा था गाँव पहुंचाएंगे? बिल्कुल जायज सवाल है आपका। प्रभाव बढ़े जी, लोगों के अंदर चर्चा हो, लोगों के अंदर इसका हम प्रचार करें, उनके अंदर एक समझ लेकर के आए, चर्चा चलाएं समाज के अंदर, ज्यादा बेहतर होगा इसकी बजाय कि हमको किसी चीज से वंचित कर दें। तो मैं कहना चाहता हूं इसके अंदर केवल जल्दबाजी में कि चुनाव के अंदर उसका लाभ लेना चाहें, हम सोचते हैं कि इसका लाभ हमें आने चुनाव तो संजय गुप्ता जी सर चुनाव तो संजय गुप्ता जी चुनाव तो हमारे यहाँ हर साल होते हैं, हर समय होते हैं। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, 2023 में भी कई राज्यों में चुनाव है, 2024 में फिर केंद्र का चुनाव आ जाएगा, फिर 2025 में फिर तमाम राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। तो ये तो प्रोसेस चलता ही रहेगा सर ना। और ये जी 6 महीने के बाद तो नहीं आएगा। नहीं सर, सिर्फ उत्तर प्रदेश जी जी बल्कि 7 नहीं सर, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 7 राज्यों के चुनाव होंगे 2022 में। अभी तो प्रस्तावित केवल उत्तर प्रदेश में। संजय गुप्ता जी सर 7 राज्यों में चुनाव है। संजय गुप्ता जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2022 में फरवरी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव है और उसके नवंबर दिसंबर में 2 और राज्यों में चुनाव है। कुल 7 राज्यों में चुनाव है 2022 में। कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है केवल चुनावों को रख करके ही सारे नीति नियम कायदे कानूनों पे काम करती है। मेरा इसके अंदर मेरा आरोप है इसके अंदर। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये नीति है इसमें जहाँ पे भी सुविधाओं से वंचित करने की बात है, इसकी बजाय एजुकेशन के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस के माध्यम से या कोई प्रोत्साहन दे करके अगर इसको लागू किया जाए तो बेहतर रहेगा। इसमें प्रोत्साहन दिया गया है सर इसमें प्रोत्साहन दिया गया है गुप्ता जी, इसमें प्रोत्साहन दिया गया है कि जो आदमी 2 बच्चे रखेगा उसको सरकारी नौकरी में 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे, जो व्यक्ति 1 बच्चा रखेगा उसको 4 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। इतना नहीं, अगर 1 बच्चा है तो उसको ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त होगी, उसका जो जीवन बीमा निगम है वो मुफ्त होगा। बस जो सारी सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं में उसको प्रेफरेंसेस मिलेगी। ये सारे लाभ दिए जा रहे हैं। आप बता रहे हैं फाइनल तो नहीं हुए, अभी तो एक ड्राफ्ट बन रहा है या बन के सामने रखा गया है, इस पे चर्चा होगी, उसके बाद कानून बनेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह के कानून भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, चाहे किसानों को लेके बनाए, चाहे और भी अगर हम 10 तरह के कानून की बात करें, उन्होंने किसी को नहीं सुना।
तो हम ये चाहते हैं कि तमाम वर्ग को, तमाम लोगों को साथ में लेकर के, उनसे समझ करके और लोगों के फायदे का कानून बनना चाहिए। और ये भी जरूर है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार काम करना चाहती है देशव्यापी रूप पर, तो एक अच्छा विषय है, इस पे काम होना चाहिए। मगर एक सवाल आपसे है जी, ठीक है संजय जी, एक और सवाल आपसे है जी, आपकी बात है कि एक सवाल और आपसे है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब कहते हैं हम इस कानून को नहीं मानते क्योंकि ये बच्चा पैदा करना तो अल्लाह की नियामत है, उसको रोका नहीं जा सकता। मैं इस बात का किसी बात का समर्थन करना इसलिए नहीं चाहूंगा कि हमें समझना पड़ेगा कि ये तो हमें मानना पड़ेगा कि देश के अंदर पहले विश्व में, पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर हम लोग ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और ये भी ठीक है कि उसके अंदर रुकना चाहिए। अगर उसके अंदर सरकार किस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैला के, प्रोत्साहन के माध्यम से लोगों को कोई दंडित ना करते हुए, किसी तरह से वंचित ना करते हुए, कैसे सुगमता से इसके अंदर काम किया जाना चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे। परंतु जो ये कह रहे हैं हमारे सपा के नेता, ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। ये उनके पर्सनल विचार हो सकते हैं, मगर देश की अगर हम तरक्की की बात करना चाहें, सुधार की बात करना चाहें, तो एजुकेशन को बढ़ावा दे करके, लोगों में अवेयरनेस बढ़ा करके हमें इस बात का जरूर ध्यान करना पड़ेगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करना एक अच्छा विषय नहीं है। संजय गुप्ता जी, आपको शशांक यादव जी की किस बात पर आपत्ति है? आप अपना सवाल सीधे शशांक जी से पूछ सकते हैं। यही आपत्ति है कि शशांक जी, अगर हम किसी भी विषय के अंदर, हमारे नेता अगर पब्लिक डोमेन में जाकर के इस तरह की बातें कहें कि ये हम भगवान की बरकत है, या इस तरह की बातें करें जो बहुत पुराने सालों में चलती थी, मैं समझता हूँ नए भारत के अंदर नई चीजों की आवश्यकता है और विकासवादी रवैया होना चाहिए। हम समझते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो जरूर बनना चाहिए, मगर उसके सारे के सारे जो तरीके अडॉप्ट होने चाहिए। सीधा सवाल पूछिए संजय गुप्ता जी, सीधा सवाल पूछिए, सीधा सवाल पूछिए संजय गुप्ता जी, सीधा सवाल पूछिए शशांक जी से। तो इसमें कट्टरवादिता को बढ़ावा देना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि सरलता के साथ ये कानून लागू होना चाहिए? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं तो सीधे सीधे कहना चाहूंगा, ये जवाबी कव्वाली कराने का एंकर भाई को, हमारे प्रदीप जी को रख दिया उन्होंने। ना तो कोई ऐसी बात हुई, ना मैंने ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात करी जो आप मुझसे सवाल आप क्लैरिफाई कर दीजिए सर। मैं 3 बार नहीं, 1 बार भी एंकर साहब ने साध्वी प्राची का नाम नहीं लिया जो 5 बच्चों को पैदा करने की बात करती थी। मैं बार बार कह रहा हूं, उस पर वो नहीं बोलेंगे। शफीकुर रहमान नहीं शशांक जी, अब मैं उस पर भी बोलूंगा और साक्षी महाराज पर भी बोलूंगा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए है, वो इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता, बड़ी स्पष्ट सी बात। और ये पार्टी का ऑफिशियल लाइन भी नहीं है जो शफीकुर रहमान साहब कह रहे हैं। और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल ठीक है, क्लियर कर दिया संजय गुप्ता जी, शशांक जी ने क्लियर कर दिया ये जी कि राष्ट्रीय कानून आएगा कि नहीं आएगा, मैं पूरे दावे के साथ पूरी ये जिन आंकड़ों की जरूरत है, जिस स्टडी की जरूरत है, वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये जो प्रोग्राम भी रिकॉर्ड हो रहा है, केंद्र में कभी भी ये कानून नहीं आ पाएगा, क्योंकि केंद्र में जब कानून आता है, उसको जो दुनिया भर के तमाम जो केंद्र सरकारों ने जो समझौते करे होते हैं, जो जिन पर मानवाधिकार से जुड़े हुए जिन मुद्दों पर समझौते किए होते हैं, जिन समझौते किए होते हैं, उन सारी संधियों में आज की तारीख में जनसंख्या अपने आप में, भारत की जनसंख्या स्थिर है और ये निरंतर कम होगी। और मैंने आज फिर कह दिया पूरी जिम्मेदारी के साथ कि 2100 में यह आबादी 1 अरब 35 अरब से घटकर 1 अरब 1 करोड़ रह जाने वाली है। आज आप कुछ भी ना करें, बड़ी बात है भाई शशांक जी, बड़ी बात है जी, ठीक है, नहीं लाएगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, और इसलिए नहीं लाएगी। संजीव जी, जी संजीव कौशिक जी, आप शशांक यादव जी को सुन रहे हैं कि ऑलरेडी जिस हिसाब से डेमोग्राफी चल रही है, उससे हम बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन शीघ्र ही हमारी आबादी काफी कम हो जाएगी। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे?
लाया गया है, जब उसका अध्ययन आप करेंगे तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं और बहुत सारे ऐसे इसमें विसंगतियां को आप पाएंगे जिस पे लगातार रोजाना बैठ के घंटा चर्चा करेंगे तो भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। अब सवाल यह है कि यदि 2 से 3 बच्चे होते हैं तो आप हमें उन सारे सुख सुविधाओं से वंचित कर देते हैं, लेकिन हमारे 4 बच्चे होते हैं तो चारों से आप टैक्स लेंगे, 4 बच्चे होते हैं चारों से आप मतदान जरूर करेंगे, चारों के पास जाएंगे और हमें वोट दो ये कहेंगे। तो ये एक तरफा बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं आपको एक और इससे आगे की बात भी करता हूँ कि ये बार बार जो कहा जा रहा है कि सचमुच में भारत जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पे खड़ा है, वाकई विस्फोट के मुहाने पे कहीं नहीं खड़ा है। जो दर चल रहा है वो सामान्य रूप से लोग शिक्षित हो रहे हैं और लोग अपने आप पे ये कंट्रोल कर रहे हैं और फर्टिलिटी रेट जो है वो अपने आप स्वतः नीचे की तरफ जा रहा है, पहली बात। दूसरी चीज समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल बीत जाने के बाद में चुनाव के 6 महीने पहले अचानक ऐसा कौन सा जनसंख्या विस्फोट हो गया कि इस पे चर्चा करने की जरूरत आन पड़ी। रोजाना हम और बैठ के आप चर्चा करेंगे। नहीं, ये तो क्लियर है संजीव कौशिक जी, ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ही काम करती हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, हम अगर इस पर बिल पर ही चर्चा करें तो उसमें साफ कहा गया है कि जो लोग 2 बच्चे की पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। अब बात अगर हम ऐसे खास वर्ग की करें, हम सीधा हम मुस्लिम की अगर हम बात करें, उनके यहाँ 4 शादी करने का प्रावधान है। उनके अगर एक बीवी से 2 बच्चे होते हैं और 8 बच्चे हो जाते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि उस पुरुष को तो सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन वो चारों महिलाएं इन सुविधाओं से वंचित नहीं होंगी। तो ऐसे में लाभ तो उनको मिल ही जाएगा ना, और नुकसान में रहेगा हिंदू। नजदीक से पढ़ेंगे और ये नहीं, ये प्रारूप जो अभी हम लोग के सामने जो आया है ये लागू भी नहीं होने जा रहा है। ये एक ऐसी चर्चा छेड़ दी गई है जिस पे चर्चा होगी, कंट्रोवर्शियल बातें निकलेंगी और अंत में घूम के हम जाएंगे वही 2 खानों में बटेंगे और इससे राजनीतिक लाभ जो मिलने वाला है वो उठाने वाले उठाएंगे। मतलब सीधा ध्रुवीकरण होगा, आप यही कहना चाह रहे हैं क्या? वो चौतरफा घिरा हुआ सरकार है, विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, कई तरह के कई सवाल है जिस पे घेरने का प्रयास किया जा रहा है, उनके अपने अंतर्कलह भी हैं। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक ऐसा मुद्दा लाया गया है जानबूझ करके कि हम इस पे चर्चा करें और इस चर्चा में से कोई नई बात निकल के आए। हम उन बातों पे चर्चा नहीं करें जो उनकी कमजोरी रही है, जो विपक्ष के जेहन में है और विपक्ष लगातार उनको घेरने का प्रयास। यानी कि हम महंगाई बेरोजगारी इन सब पर चर्चा न करें। इस तरह के जो ट्रैप जिसको हम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो ट्रैप लगाती है उसमें बाकी विपक्षी पार्टियां फंस भी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिच वो तैयार करते हैं, बैटिंग भी वो करते हैं, सब कुछ वो तैयार करते हैं और खेलते भी वही हैं। तो वो ट्रैप जो माहिर हैं वो ट्रैप लगाने में, उसमें फंसती हुई पार्टियां दिखाई देती हैं और हम उन्हीं के ट्रैप में फंस करके वो जो चाहते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, वो जो चाहते हैं उस पर बोलते हैं और उन्हीं में से कौशिक जी, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अब भारतीय जनता पार्टी भी इस समय थोड़ी घबराई हुई है, क्योंकि जितना भी ट्रैप लगाती लोग उस ट्रैप में नहीं आ रहे हैं। दिल्ली का चुनाव आपने देखा, बंगाल का चुनाव आपने देखा, और यही तो घबराहट है ना भारतीय जनता पार्टी में। राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे चर्चा करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा, लेकिन ये सब जो मास्टर स्ट्रोक जिसको कहा जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी वो सारी अपने तरफ से वो स्ट्रोक चलाना चाहेगी और उनके जो भी शुभचिंतक हैं, जो लोग उनके चाहते हैं कि वो सरकार में बने रहे, दोबारा वापस आए, वो सब खड़े हो गए हैं, उनके कान खड़े हो गए हैं और वो भी सहयोगी के तौर पे अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने को तत्पर हो गए हैं। जी ठीक है नरेंद्र जी, सवाल ये है कि एक तो सीधा सा आरोप ये लग रहा है कि ध्रुवीकरण का मामला है पूरा, कि किसी तरीके से ध्रुवीकरण हो जाए, उसमें काफी हद तक सफल भी है आप लोग। बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में आज कोई नई चिंता नहीं हो रही है। हमें जहां तक ध्यान में है और हमारी जैसी आयु है उसके हिसाब से 1975 से ही सभी सरकारों ने बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे नियंत्रित की जाए, कैसे इसको संतुलित किया जाए, इसके बारे में चिंता की है समय समय पर। तो ये कोई अचानक नया विषय आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पिछले और कार्यक्रम में संभवतः 15 अगस्त के ही कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने, उस समय तो चुनाव की कोई बात भी नहीं थी, उन्होंने लाल किले से ही ये कहा था कि हम अपना परिवार इतना ही रखें
जितने परिवार का हम अच्छी तरीके से पालन पोषण नहीं, लेकिन नरेंद्र जी सवाल ये ना कि आपके कई सांसद तो ये कहते हैं कि हिंदुओं को बहुत बच्चे पैदा करना चाहिए। साक्षी महाराज तो कहते हैं 11-11 बच्चे पैदा करना चाहिए। माननीय संसद सदस्य का चर्चा में विषय आया है, जिक्र आया है। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि वह सांसद और जनप्रतिनिधि होने के साथ हिंदू समाज के अलग से वह स्वामी है, नेता है, वहां पर वो उसके वो कथावाचक, साथ में धर्मोपदेशक और हर प्रकार का चिंता करने वाले हिंदू समाज की भी अलग से वो लोग हैं। तो वह जो विषय उनका अलग से चिंता का होता है वह हिंदू समाज के लिए होता है। इस पर हमें कोई अलग से टिप्पणी नहीं करनी है। जो चिंता का विषय उनके लिए है, उन्होंने वो अपने व्यक्तिगत तौर पर उसको कहा। सर सवाल ये है कि शशांक जी कह रहे हैं कि जो TFR है और जो मसौदे इंटरनेशनल लेवल पर तय होते हैं उसके आधार पर केंद्र सरकार ये बिल कतई नहीं ला सकती है। बहुत सारे बहुत अच्छे विषय प्रशांत जी और अन्य जो भी पैनल पे बैठे हुए हैं बंधु, उन्होंने जनसंख्या को लेकर के वह किस प्रकार से उसकी रेट बढ़ने पर क्या होगा, कम होने पर क्या होगा, कानून आने पर क्या होगा, कानून नहीं आने पर क्या होगा, प्रदेश मेरा इतना कहना है कि सारे विषय के बावजूद एक प्रदेश सरकार ने हिम्मत दिखाई है। हिम्मत दिखा करके उसने ड्राफ्ट तैयार किया है। जी सर, एक सवाल और है क्योंकि समय कम है। जी ठीक बात है सर। एक सरकार सवाल एक और है। सवाल ये है कि उस बिल में ये उत्तर प्रदेश का जो नियंत्रण नीति आई है उसमें एक प्राविधान है कि मुस्लिम अगर चाहे तो वो अपनी 4 बीवियों से 2-2, 3-3 बच्चे कर ले, उनको कोई नुकसान नहीं। 2 बच्चे भी रखता है तो उन सारी महिलाओं को उसका लाभ मिल जाएगा, पुरुष उन सुविधाओं से वंचित रह जाएगा। ऐसे में अगर एक मुस्लिम 4 शादियां करता है और उसके 8 बच्चे होते हैं लेकिन चारों बीवियां उस सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं, खाली पुरुष वंचित होगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का और दलितों का और ओबीसी का होगा। में अपने सुझाव प्रदेश सरकार को हम लोग भी देंगे और किसी वर्ग का नुकसान नहीं हो, संपूर्ण प्रदेश विकास के पथ पर आगे चले। उसमें क्या क्या चीजें आवश्यक हो सकती हैं, संघ भी अपने स्तर से सुझाव देगा और समाज के सभी बंधुओं से अपील है कि वो भी अपना सुझाव दे और कानून आता है तो ठीक कानून बने जिससे सभी का हित हो। ठीक है सर, ठीक है। संजय गुप्ता जी, ठीक है सर, ठीक है। संजय गुप्ता जी आपका फाइनल कमेंट। संघ कह रहे हैं, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि सबके विचारों को आमंत्रित करने के बाद भी यही कानून बनेगा। संजीव कौशिक जी बता रहे थे कि 4.5 साल तक तो ये यूपी की सरकार होती रही है, 6 महीने में चुनाव आए तो इस तरह की बातें छेड़ रहे हैं। तो ये कितना गंभीरता से ये सरकार लागू कर पाएगी, कितना गंभीरता से इसको अच्छी तरह से अपने प्रारूप को बना पाएगी, क्योंकि रामजादे हामजादे कहने वाले यही लोग हैं। और अभी जो बात हमारे नरेंद्र जी के लिए तो संजय जी सुनिए ना भाई साहब, अभी आप कह रहे थे सर समय खत्म हो गया जी। ऐसा नहीं है कि त्वरित विषय है, जिनको बम बनाना था ये बताना भूल गया। प्रचारक आप जी नेता हैं, व्याख्या करती हैं, ये नहीं बताते कि बम बनाने की भी उनके ऊपर एक मुकदमा लगा हुआ और एकमात्र सांसद पूरे भारत में ऐसी हैं। सर संजय जी अगर उस पर हम जाएंगे तो बहस लंबी हो जाएगी। संजय जी अगर उस पर हम जाएंगे तो बहस लंबी हो जाएगी। समय समाप्त हो गया हमारे पास जी। शशांक जी आपका फाइनल कमेंट। संजय जी माफ करिएगा, संजय जी माफ करिएगा, जवाब का समय नहीं है। शशांक जी आपका फाइनल कमेंट। आपने बढ़ावा देगा। नरेंद्र जी माफ करिएगा, समय कम है हमारे पास। संजय नरेंद्र जी माफ करिएगा, समय कम है हमारे पास। संजय जी ये जो कानून आया है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, तो थाने के नाम पर पीडीएफ में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि कभी भी केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली नहीं है। ये केवल एक इलेक्शन स्टंट है। जनसंख्या ऑलरेडी नियंत्रित है। जनसंख्या को जो जरूरत ध्यान देनी है तो केवल अस्पतालों को ध्यान दें, इलाज पर ध्यान दें। कोविड अब दोबारा जो तीसरी लहर आने वाली उस पर तैयारी करें। जनसंख्या ठीक है अपनी जगह। ठीक है शशांक जी बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शशांक जी ने एक बहुत मौजूद बात कही है कि ये एक
पॉलिटिकल स्टंट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। केंद्र में सरकार ये बिल ला नहीं सकती, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पर जो सहमति बनती है उसके आधार पर केंद्र सरकार ये बिल नहीं ला सकती। लेकिन ये बात भी सच है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ये अलग बात है कि जो विस्फोट की बात की जा रही थी वो विस्फोट अब नहीं है और जनसंख्या स्टेबिलिटी हो गई, यानी कि जनसंख्या में स्थिरता आ गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये वाकई पॉलिटिकल स्टंट तक ही है या वास्तव में सरकार इसमें कुछ करना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।